नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वापस से नेशनल स्कॉलरशिप को लेकर के। और नेशनल स्कॉलरशिप का पोर्टल आप लोग के लिए ओपन है अभी फिलहाल 31 अक्टूबर तक। और जो भी स्टूडेंट्स का जो सवाल है वो आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। और दो चार चीजें मैंने पहले भी कही है और अभी भी मैं कहूंगा कि नेशनल स्कॉलरशिप हर किसी को मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है। और अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी जाकर के आपको पता चल पाएगा कि आप कौन से स्कीम के लिए एलिजिबल है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपने पीजी में फ्रेशली एडमिशन लिया है 2024 में तो आपको हर महीने 15,000 रुपए तक जो है मिल सकते हैं आने वाले अगले 10 महीनों तक। और 15,000 तक बोल रहा हूं, ये नहीं जरूरी है कि 15,000 ही मिलेगा, उससे कम भी मिल सकता है। एज पर द स्टूडेंट्स, एज पर योर स्कोर कार्ड है ना, इसके ऊपर आपको जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। आपका सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, उसके बाद ही आपको जो है ये स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। साथ ही पहले आप ये जान लो कि आपका बैंक अकाउंट जो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान दोगे वही बैंक जो है आपका यूआईडीआई के वेबसाइट पे सीडेड होना चाहिए। यानी कि बैंक सीडिंग होना चाहिए, बैंक मैपिंग होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में जो है स्कॉलरशिप की अमाउंट क्रेडिट की जा सकेगी। अदरवाइज आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर गवर्नमेंट के घर में चला जाएगा, यानी गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आपके बैंक खाते में बैंक सीडिंग होना अनिवार्य है। साथ ही आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। साथ ही आप जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के दौरान देने जा रहे हो वो चालू अवस्था में होना चाहिए, यानी चालू रहना चाहिए तब तक के जब तक कि आपका टोटल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि टाटा पंख के लिए हमने अप्लाई किया है, एचडीएफसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और हम नेशनल स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों स्कॉलरशिप में कोई इश्यूज आएंगी? तो मैं आपको बता दूं, जो टाटा पंख का और फिर आप अगर एचडीएफसी का कर रहे हो, आदित्य बिरला का आपने कर रखा है, तो उससे यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। वो प्राइवेट सेक्टर के जो स्कॉलरशिप है वो दिए जाते हैं, उसमें भी आपको मेरिट बेसिस पे ही मिलता है। और ये नेशनल स्कॉलरशिप जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको फंडिंग की जाती है आपके हायर एजुकेशन के लिए, अपर एजुकेशन के लिए, वो आपको मिलता है। तो ये दोनों ही अलग है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रखे हो और आप दोबारा से जो है नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आकर के अप्लाई कर रहे हो, तो इस केस में हो सकता है दोनों ही फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए, आगे प्रोसेस ना किया जाए और आपको फिर जो है पैसा नहीं मिल पाएगा। इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। इसलिए किसी एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए, या तो स्टेट के लिए करिए या नेशनल स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं तो नेशनल स्कॉलरशिप पे करिए। फिर इसके बाद आती है बात कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये 80% का क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जब आप क्लिक करते हो तो इनके कुछ जो है हेल्पलाइन नंबर मिलते हैं। कभी कभी ये पेज एरर भी आ जाता है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा तो वहां पे कहा गया है उनको कि 80% माइनॉरिटी है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड भी है जिनके अबव 60% थे, 70% थे। मेरे से एक लड़की ने बात करी थी, उनका 65% था, बट उनको फिर भी नेशनल स्कॉलरशिप उनके ग्रेजुएशन के दौरान मिला। ठीक है, 3 सालों तक उनको जो है नेशनल स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है क्रेडिट होती रही उनके अकाउंट में। और 65% था, वो किसी भी जो है कैटेगरी से नहीं थी, यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं थी, वो जनरल कैटेगरी से थी। तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दो। मैंने आपको कहा था कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि ड्रॉप आउट क्या अलाउड है या नहीं है। मैंने जब ये कहा कि ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि ड्रॉप आउट अलाउड नहीं है, ड्रॉप आउट कैन नॉट अलाउड, वहीं पे 5-6 ऐसे स्टूडेंट निकल कर के आए, वो कहते हैं कि हम भैया हमारे तो कॉलेज में ऐसे 3-4 लड़के हैं जो ड्रॉप आउट थे बट स्टिल उनको जो है नेशनल स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल रहा है। तो हो सकता है स्पेशल केसेस हो, उनके फादर डिफेंस में हो, तो उसके बेसिस पे भी जो है उनको मिल जाता है नेशनल स्कॉलरशिप। और अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है तो मैंने ये भी कहा था कि आप लोग ओटीआर कर लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है नहीं है ये आपको चेक करना है। ओटीआर करने के लिए मैंने बोला था मिनिमम जो क्राइटेरिया था मार्क्स का वो 80% पहले भी बताया गया था, अभी भी आपको ऑफिशियल्स की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन गर्ल्स कैंडिडेट को 65% पे मिला है, तो अगर आपके अबव 60% है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है
तो ओटीआर करिए और फॉर्म को अप्लाई करिए। लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, इसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं होंगे। अगर हम बात करें पोस्ट मैट्रिक, तो आपको जो है यानी कि पीजी वगैरह के लिए या फिर यूजी वगैरह के लिए आप कर रहे हैं, हायर एजुकेशन या हायर अपर क्लास के लिए जो है आप अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको ओटीआर करके आगे बढ़ के देखना चाहिए। और एक तो सबसे बड़ी चीज, आपका इंस्टीट्यूशन लिस्टेड है कि नहीं, इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, फोन से ओपन करिए, ज्यादा बेटर है। नीचे कैप्चा कोड शो होगा। यहाँ लैपटॉप से या डेस्कटॉप से हम ओपन कर रहे होते हैं तो यहाँ कैप्चा कोड शो नहीं होता है, जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप जो है गूगल पे आइए और फिर आप जो है क्लिक टुडे लिखिए। हमारे वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप हमारा वेबसाइट ओपन करेंगे और यहाँ पे आप जो है एनएसपी लिखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल के बारे में मिल जाएगी। और आपको हम ये भी बताते हुए चले कि एनएसपी में आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका डिटेल्स भी नीचे में दिया हुआ है। और यहाँ पे एनएसपी को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन बताया गया है। इनकम प्रूफ आपको लग सकता है। और हायर एजुकेशन के लिए मैंने बोला था कि आपका जो इनकम होना चाहिए वो ऑल सोर्सेज से 4 लाख से कम होना चाहिए, आपकी फैमिली इनकम। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में प्लस आपके फादर मदर नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो उनका फिर जो है स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। हाँ, अब आपके फादर या मदर सेंट्रल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो स्कीम चलती है वो अलग चलती है, वो भी आपको पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बाकी जानकारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से है, आपका आधार कार्ड लगेगा और आपकी जो लास्ट पासिंग सर्टिफिकेट है, जैसे कि अगर हम बात करें 12th के बेसिस पे आप कर रहे हो, यानी कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हो, तो ही आप एलिजिबल हो। ये नहीं कि हम 12th अभी पास करके घर में बैठे हैं, कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं लिया है और हमें जो ये स्कॉलरशिप मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी जो है आपको एनएसपी स्कॉलरशिप मिल पाएगा। ठीक है, आपको आय प्रमाण पत्र लग सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आयु प्रमाण पत्र अगर मांगी जाए तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो 10th का सर्टिफिकेट ही मैंडेटरी। मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ये लग सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि जब हम फॉर्म फिल कर ले तो क्या इंस्टीट्यूशन, यानी कि हम जिस कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा रखे हैं वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हार्ड कॉपी सबमिट करना जरूरी है या नहीं। तो इसकी जानकारी आपको आपके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से पता लगेगी। आप अपने कॉलेज के एडमिशन सेल या फिर अकाउंट सेल में पूछ लीजिए कि हमने नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा है, क्या हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करने की जरूरत है कि नहीं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में हो सकता है तो आपको वहां पे हार्ड कॉपी भी जमा करना पड़ सकता है। ठीक है, अब जो है आप नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आते हैं तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाती है। आपको यहाँ पे स्टूडेंट आप हैं तो यहाँ पे लॉगिन करके देख सकते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह। बाकी यहाँ पे जो आपको 4 लाइंस दिख रहे हैं, इस 4 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है स्कीम ऑन एनएसपी भी दिख जाएगा और जो प्रीवियस एप्लीकेशन है उस सारी डिटेल्स के बारे में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और बाकी सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है कि आप जो है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर से हैं या फिर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एडुकेशन से यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे डेट्स वगैरह जो है दिए गए हैं। यहाँ पे 31/10/2024 स्कीम का ये जो है ओपन टिल इतने तारीख तक ओपन है, इसके बाद जो है फिर डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और बाकी आपका डिफेक्टिव है अगर एप्लीकेशन में तो आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा। इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन का डेट यहाँ पे बताया हुआ है, डीएनओ एसएनओ एमएनओ वेरिफिकेशन बताया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी आप जो है सेंट्रल सेक्टर से अगर रिलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आपके फादर जो है अगर रेलवे में है तो उसके लिए भी यहाँ पे है स्कीम्स वगैरह, तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। सर्च आउट जैसे करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए दिया हुआ है। एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे फादर रेलवे में है तो मिलेगा कि नहीं, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप जिस स्टेट से वहां पे देख लीजिए, जिस स्टेट का नाम यहाँ पे नहीं है वो चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है उनके स्टेट का पोर्टल अलग से बनाया हो, जैसे कि यूपी और बिहार का अलग से पोर्टल है, लेकिन बिहार में एससी एसटी वालों को ही केवल मिल पाता है स्कॉलरशिप। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप ओटीआर करिए और अपना इंस्टीट्यूशन का डिटेल्स भरिए, आपको वहां से पता चल जाएगा कि आप किस स्कीम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सारा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो है डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आगे हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे टिल 31 अक्टूबर तक। इसके बाद एनएसपी के ऊपर वीडियो आना बंद, क्योंकि ये जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका होगा, आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन चल रहा होगा। रिजेक्ट होता है तो आपका रीजन बता दिया जाता है, आप रीअप्लाई कर लेना, देख लेना, सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लेना। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।